जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केवी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 10 नवंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे ये दिवस होता है 9 नवंबर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब जानते हैं कि आखिर में यह दिवस मनाया क्यों जाता है। तो हमारे देश में जो भी गरीब या फिर कमजोर समुदाय के लोग हैं उन सभी को भी कानूनी सेवाएं मिल सकें और देश के सभी लोगों के लिए एक समान रूप से न्याय सुनिश्चित हो सके, इसी के लिए यह दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। अब 9 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम यानी कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट लागू हुआ था और इसीलिए यह दिवस 9 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी पूरे 7 महीने के जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं उनकी पीडीएफ की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो इस पीडीएफ को भी परचेज कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस मंत्रालय का नाम बदले जाने की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, हमारे यहाँ का जो जहाज रानी मंत्रालय है जिसे हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के नाम से जानते हैं, इसका नाम बदले जाने की घोषणा की गई है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब नया नाम होगा क्या? तो इसके बारे में भी आपको जरूर ध्यान रखना है। देखिए, अभी तक इसका नाम होता था शिपिंग मंत्रालय, लेकिन अब इसका नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, यानी कि बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय। तो ये इसका रखा जाएगा नया नाम। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। 2 महीने पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है यानी कि मानव संसाधन और विकास मंत्रालय है, इसका नाम भी बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। तो इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। और इसकी घोषणा कब की गई? तो पीएम के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि ये गए हुए थे गुजरात में, जहां पर इन्होंने हजीरा से घोघा के बीच में एक रो पैक सेवा को लॉन्च किया था और उसी दौरान इसके बारे में घोषणा की गई है। शिपिंग मंत्री कौन है? तो ये आप ध्यान रखेंगे, मनसुख मांडविया, ये हमारे वर्तमान में शिपिंग मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस देश द्वारा विश्व का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च की गई? तो ये जो सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया है चीन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ जरूरी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में, तो 5G टेक्नोलॉजी में इस समय दुनिया में अग्रणी देश कौन सा है? तो वह है चीन। तो चीन ने इसकी कंप्लीट टेस्टिंग कर ली है, इसीलिए चीन अब एक कदम आगे बढ़ रहा है और उसके द्वारा अभी एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है जो कि 6G टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा। तो यहाँ पर चीन के द्वारा कुल मिलाकर के 13 सैटेलाइट लॉन्च की गई। कितनी? 13 लॉन्च की गई हैं, जिनमें से आपकी एक सैटेलाइट थी जो कि 6G की टेस्टिंग के लिए लॉन्च की गई है। और इनमें से आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 13 सैटेलाइटें थीं वह अर्जेंटीना देश की एक कंपनी है जिसका नाम है सैटेलॉजिक। तो 10 सैटेलाइट यहाँ पर सैटेलॉजिक कंपनी की थी जो कि है अर्जेंटीना की। और ये आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर चीन के द्वारा लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये जो आपकी सारी सैटेलाइटें हैं, यानी कि ये जो 13 सैटेलाइटें थीं, इनको एक ही बार में लॉन्च किया गया, यानी कि एक सिंगल रॉकेट से ही इन सभी को लॉन्च किया गया है। चलिए, यहाँ पर 13 रॉकेट के लॉन्च होने की बात हुई है, तो आपको बताना है इसरो के द्वारा कितनी सैटेलाइटों को एक साथ लॉन्च किया गया था। तो उसका उत्तर आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, 21 नवंबर 2020 को किस स्पेस एजेंसी के द्वारा सेंटिनल-6, जिसे हम लोग प्रहरी 6 के नाम से भी जानते हैं, इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च करेगी अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब पहले समझते हैं कि ये सेंटिनल-6 नाम की जो सैटेलाइट है यह किस प्रकार से कार्य करेगी। तो नासा के द्वारा 21 नवंबर को इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। उसके बाद में ये जो सैटेलाइट है ये पहुंच जाएगी अंतरिक्ष में और वहां से इसके द्वारा जो भी हमारी दुनिया में पूरे समुद्र हैं उन सभी की मॉनिटरिंग की जाएगी। और ये जो हमारी सैटेलाइट होगी यानी कि ये नासा वाली जो सैटेलाइट है यह इतना बेहतर ढंग से काम करेगी कि अगर हमारे सागर की सतह पर जरा सा भी कोई परिवर्तन होता है तो उसके बारे में ये पता लगा लेगी और जो भी हमारे समुद्र क्षेत्र हैं या फिर जो समुद्र की गहराई है उन सभी की निगरानी भी इस सेंटिनल-6 सैटेलाइट के माध्यम से की जाएगी। तो आप इसके बारे में याद रखेंगे। बाकी नासा की बात करते हैं तो ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में और वाशिंगटन डीसी में ही आपको IMF और विश्व बैंक का भी मुख्यालय मिलेगा। इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेन-टीन। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र की सलाहकारी समिति के रूप में किस भारतीय राजनयिक को चुना गया है। तो सलाहकारी समिति में यहां पर चुना गया है विदिशा मैत्रा को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये समिति है क्या, तो हम लोग बात करते हैं पहले संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको पता ही होगा, यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के ही अंतर्गत एक हमारी कमेटी है जिसका नाम है एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस, यानी कि जो भी आपके प्रशासन और बजट से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं उसके लिए एक सलाहकार समिति है। और इसी में अभी एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक सदस्य का चुनाव किया जाना था और यहाँ पर हमारे देश की जो राजनयिक हैं विदिशा मैत्रा ये चुनी गई हैं। तो इनको कुल मिलाकर के 126 सदस्य देशों के द्वारा मत दिया गया जिसके बाद में ये विजेता रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय इसका है USA के न्यूयॉर्क में और इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो संयुक्त राष्ट्र की एक हमारी बॉडी है जिसका नाम है UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं वोल्कन वोजकीर। तो इनका नाम भी आप जरूर याद रखेंगे। बाकी इन दो नामों के बारे में भी जान लेते हैं। TS तिरुमूर्ति जी ये हमारे अस्थायी प्रतिनिधि बन गए हैं संयुक्त राष्ट्र में। और विशाल बी शर्मा की बात करते हैं तो ये भी अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं भारत के यूनेस्को में। तो इन दोनों के नाम भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में रोलेक्स पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो ये खिताब जीत लिया है डेनियल मेदवेदेव ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर डेनियल मेदवेदेव की। तो आप इनके बारे में ये ध्यान रखेंगे कि रूस देश के ये खिलाड़ी हैं और इन्होंने फाइनल मुकाबले में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपकी परीक्षा में जो हमारे टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं यानी कि US ओपन, विंबलडन हो गया, फ्रेंच हो गया, इनसे अगर नहीं प्रश्न पूछा जाएगा तो फिर आपसे पेरिस मास्टर्स टूर्नामेंट से पूछा जा सकता है। पिछले साल मुझे याद है एक एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा गया था। उस समय हालांकि इसको जीता था नोवाक जोकोविच ने। तो आप ध्यान रखेंगे कि डेनियल मेदवेदेव इसके विजेता रहे हैं। और रोलेक्स पेरिस मास्टर टेनिस टूर्नामेंट की बात करें तो इसके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये पुरुषों का टूर्नामेंट है यानी कि इसमें महिलाएं शामिल नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने भारत के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन सस्पेंशन डोबरा चांटी ब्रिज का उद्घाटन किया। तो यहाँ पर उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है डोबरा चांटी ब्रिज। तो इस ब्रिज के बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि इस ब्रिज की लंबाई है 725 मीटर। कितनी है? 725 मीटर इसकी लंबाई है। और उत्तराखंड के जो CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके द्वारा टिहरी गढ़वाल जिले में इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ब्रिज के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इस ब्रिज का निर्माण टिहरी झील के ऊपर किया गया है। कहाँ पर? टिहरी झील के ऊपर किया गया है। इसके ऊपर पहले भी एक ब्रिज बना हुआ था, लेकिन जब आपका टिहरी डैम बना तो उस समय इस ब्रिज को तोड़ दिया गया था। तो इसीलिए जो प्रतापनगर है टिहरी गढ़वाल जिले में और टिहरी है, इनके बीच में कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो अब फाइनली जा करके
उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस के अवसर पर इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर के एक नया राज्य बना था और इसीलिए 9 नवंबर के दिन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा डोबरा चांठी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। आप एक चीज यहां से और ध्यान रखेंगे कि सीएम के द्वारा उत्तराखंड राज्य में जो भी हमारे सरकारी स्कूल हैं या फिर सरकारी विश्वविद्यालय हैं, स्कूल नहीं कहेंगे आप कॉलेज कहेंगे, तो सरकारी कॉलेज जो हैं उत्तराखंड के या फिर जो वहाँ के सरकारी विश्वविद्यालय हैं वहाँ के छात्रों के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा की भी शुरुआत की गई है। यानी कि अगर आप उत्तराखंड के हैं और आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हैं तो फिर आप मुफ्त इंटरनेट का फ़ायदा वहाँ से उठा सकते हैं और टेलीग्राम से चाहें जितनी उतनी मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तराखंड की राजधानी आपको मिल जाएगी देहरादून में। गैरसैंण यहाँ की है समर कैपिटल। तो विंटर और समर कैपिटल दोनों के बारे में आपको याद रखना है। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उच्च न्यायालय यहाँ का है नैनीताल में और मुख्य न्यायाधीश इसके हैं रवि मालिमत। जैसा कि मैंने आपको बताया 9 नवंबर वर्ष 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। बाकी कुछ अन्य चीज़ें भी आपको उत्तराखंड से ध्यान रखनी है। हिम तेंदुओं के लिए पहला संरक्षण केंद्र बना है हमारे देश में उत्तराखंड राज्य में। साक्षरता रिपोर्ट में ये रहा था तीसरे स्थान पर। एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की भी शुरुआत की गई है। भारत का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज भी बन रहा है उत्तराखंड में नितिन गडकरी के द्वारा। यहाँ पर चंबा नाम के सुरंग का भी उद्घाटन किया गया था। भारत का जो पहला लाइकेन पार्क है उसका भी विकास किया गया है उत्तराखंड में। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि 2020 में जो भी हमारे सुरंग या फिर ब्रिज चर्चा में रहे हैं उनके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस व अन्य किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास द्रजबा की शुरुआत हुई है? तो ये जो अभ्यास है वह रूस करता है पाकिस्तान के साथ में। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में करता है। और अभी जो रूस की आर्मी है वह पहुंची थी पाकिस्तान जहां पर इसका आयोजन किया गया। तो ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान की आर्मी और रूस की आर्मी इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो सैन्य अभ्यास का नाम आप ध्यान रखेंगे, इसका नाम है द्रजबा। क्या नाम है? द्रजबा इसका नाम है। और ये जो अभ्यास है 2016 में पहली बार शुरू हुआ था। तो प्रत्येक 2 वर्षों पर आयोजन होता है। 2016 में हुआ था, उसके बाद में 2018 में हुआ, 2017 में हुआ, फिर 18, 19 और ये 20, यानी कि ये इसका 5वां संस्करण था। प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। तो अल्टरनेट डे पे होता है, यानी कि एक बार ये रूस में होता है, एक बार ये होता है पाकिस्तान में। तो आप ध्यान रखेंगे कि इस बार पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस वन्यजीव अभ्यारण्य में अत्यंत दुर्लभ काले बाघों के दर्शन हुए? यानी कि यहाँ पर ये काला बाघ दिखाई दिया है। तो ध्यान रखेंगे उड़ीसा में जो सिमलीपल वन्यजीव अभ्यारण्य है वहां पर इस दुर्लभ बाघ को देखा गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि अभी जो यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि जो कछुआ एक देखा गया था पीला वाला, वह कछुआ कहाँ पर देखा गया था। तो फिर मैं जल्द ही वह सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसमें हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वहां से आपको पहली चीज तो ये पता चलेगा कि करंट अफेयर के प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वह आपको ये पता चलेगी कि जो लोग डेली मेरे करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं वह करंट अफेयर में कैसा स्कोर कर पाते हैं। तो ये दोनों चीजें पता चलेंगी आपको। तो जल्द ही वह सीरीज आपके लिए भी शुरू की जाएगी। अब बात करते हैं इस काले बाघ की जिसके दर्शन अभी सभी को हुए हैं। तो इसके बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि यह एक रेयर स्पेसीज है और हमारे देश में कुल मिलाकर के इनकी संख्या 7 से 8 ही बची है। तो इसीलिए इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है और इस बाघ को हम लोग मेलानिस्टिक टाइगर के नाम से भी जानते हैं। तो ये नाम भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस टाइगर रिजर्व ने ग्रीन सैनिकों के लिए कोविड-19 बीमा कवर देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है पक्के टाइगर रिजर्व ने। किसने? पक्के टाइगर रिजर्व ने, जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा,
तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये योजना है क्या? तो जैसे अगर हम लोग किसी भी नेशनल पार्क को देखें, टाइगर रिजर्व को देखें, तो वहाँ पर आपको वन कर्मी मिलेंगे जिन्हें हम लोग फ्रंट लाइन स्टाफ के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं के लिए पक्के टाइगर रिजर्व के द्वारा ग्रीन कोविड-19 बीमा कवर की शुरुआत की गई है। और ये जो बीमा कवर होगा वह आपका रहेगा 9 माह के लिए। बीमा कवर का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि अगर इस दौरान कोई भी हमारा जो फ्रंट लाइन स्टाफ है वह कोविड-19 से ग्रसित होता है तो उसके इलाज का पूरा खर्चा पक्के टाइगर रिजर्व की जो अथॉरिटी है उसके द्वारा उठाया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी अरुणाचल प्रदेश में और कौन से टाइगर रिजर्व हैं ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अमराबाद की बात करते हैं तो ये तेलंगाना में है। जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड में है, ये हमारे देश का पहला टाइगर रिजर्व है। और मानस की बात करते हैं तो ये आपका है असम में। तो इनके नाम भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में जारी स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो यहाँ पर शीर्ष पर रही है रियलमी कंपनी। कौन? रियलमी कंपनी, जो कि चाइना के बीबेक की इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्रोडक्ट है, वह रही है शीर्ष पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये जो रिपोर्ट है उसको टेक ARCs के द्वारा जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि जो चीन की रियलमी कंपनी है वह स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर रही है। चीन की है वन प्लस जो कि दूसरे स्थान पर रही, और एप्पल जो कि प्रीमियम फ़ोन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है वह इसमें रही है तीसरे स्थान पर। अब इस रिपोर्ट में वैसे तो कई सारी चीज़ों को मेजर किया गया, लेकिन मुख्य रूप से इसमें यह देखा गया कि कौन सा मोबाइल ऐसा है जिसको आप एक बार खरीद कर ले आते हैं तो फिर उसके सर्विस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे भरोसेमंद ब्रांड रहा है रियलमी का, यानी कि अगर आप रियलमी का फ़ोन लाते हैं तो उस स्थिति में आपको सर्विस सेंटर जाने की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व में पहली बार किस देश में वर्जिन हाइपरलूप ने मानव यात्रियों के साथ हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया गया अमेरिका में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब हाइपरलूप टेक्नोलॉजी क्या होती है इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर सिंपल शब्दों में बात करें तो एक हमारा होता है ट्यूब, और इस ट्यूब के अंदर एक हमारा पॉड होता है, और इसी पॉड में लोग बैठते हैं, और फिर ये जो पॉड होता है ये इसके भीतर लगभग ध्वनि की स्पीड से ट्रैवल करता है। तो यही हमारी होती है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे पहले विचार किया था इलॉन मस्क ने। कौन? वही जो टेस्ला कंपनी वाले हैं, जो SpaceX वाले हैं, इलॉन मस्क, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई थी। तो अमेरिका देश में काफ़ी समय से इसकी टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन अभी हाल ही में इस टेक्नोलॉजी में पहली बार मानव यात्रियों को बैठा करके टेस्टिंग की गई। यानी कि ये जो आपका पूरा हाइपरलूप होता है इसके भीतर जो पॉड रखा गया इसमें आदमी बैठ करके यात्रा किए हैं। अब ये वैसे बहुत लंबी यात्रा नहीं थी, मात्र 500 मीटर की यात्रा थी। और ये यात्रा कहाँ पर हुई? तो जो आपने अभी एक राज्य सुना होगा अमेरिका का, जिसका नाम है नेवाडा। तो नेवाडा राज्य में एक शहर है जिसका नाम है लॉस वेगास। तो वहाँ पर इसकी टेस्टिंग की गई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी हमारे देश में भी एक हाइपरलूप ट्रेन चलाए जाने की योजना है, और वह ट्रेन भी वर्जिन हाइपरलूप के द्वारा ही चलाई जाएगी। और ये चलेगी कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से पुणे के बीच में ये चलेगी। और अभी कुछ समय पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेंगलुरु में भी इसी प्रकार के हाइपरलूप ट्रेन को चलाए जाने की योजना है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी जान लेते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। महाराष्ट्र का जो कोल्हापुर है यहाँ पर आपको मिलेगा शिवाजी विश्वविद्यालय, और इन्हीं के द्वारा कोविड-19 के लिए UB360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट विकसित किया गया है। अब वैसे कोरोना के ऊपर तो हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न किए थे, लेकिन जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें मैंने सिर्फ एक एग्जाम में एक प्रश्न देखा था, और वो भी डायरेक्ट वायरस के बारे में था, यानी कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो फिलहाल जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से कोरोना के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस यानी कि वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे मनाया गया। 8 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस यानी कि इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे मनाया गया। केंद्र सरकार के द्वारा अब ये घोषणा कर दी गई है
कि 1 जनवरी 2021 से जो भी सारे 4 व्हीलर होंगे यानी कि चरपहिया वाहन होंगे उसके ऊपर फास्टैग अनिवार्य होगा। फास्टैग के बारे में आप सभी को पता होगा। फास्टैग वह हमारा एक प्रकार का कार्ड होता है जिसे अगर आप अपने 4 व्हीलर के ऊपर लगा देते हैं और आप किसी भी टोल प्लाजा से होकर के गुजरेंगे हाईवे के ऊपर, तो यहाँ पर आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे कट जाएंगे, यानी कि आपको टोल प्लाजा के ऊपर रुक करके वेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा 1 जनवरी 2021 से। यूनाइटेड किंगडम का एक क्रिकेट क्लब है जिसका नाम है मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, और इसी की एक चैरिटी संस्था है, यानी कि एक धर्मार्थ कार्यों के लिए इसी की बॉडी है जिसका नाम है मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन। तो इन्होंने अभी अपने संरक्षक के रूप में वेस्ट इंडीज के जो पूर्व गेंदबाज हैं माइकल होल्डिंग, इनकी नियुक्ति कर दी है। तो ये चीज़ें भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी कल मैंने आपसे पूछा था कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं एस.ए. बोबड़े साहब, इनके द्वारा भारत के पहले रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो इसका उद्घाटन हुआ है नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में इसका उद्घाटन किया गया। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, भारत व अन्य किस देश के बीच अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा, यानी कि किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी आज जो हमारी दोपहर वाली वीडियो होगी उसमें हम लोग पिछले 10 माह में यानी कि जनवरी से लेकर के अक्टूबर के बीच में जो भी सैन्य अभ्यास हुए हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।